नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो होने वाली है 2025 में उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और किस विषय के? विशेष सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो खंड 1 इतिहास रहेगा, ये 4 खंडों में डिवाइड है। उसका खंड 1 इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न आपको हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। तो चलिए देखते हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, हर्ष के काल में, किसके काल में कह रहा है? हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, हेनसांग। किसने की थी? हेनसांग ने की थी। किसके काल में? हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की? हेनसांग ने की थी। और क्यों की थी यात्रा? तो जो हेनसांग थे, हेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, जो बौद्ध ग्रंथों को प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए की थी। और कब की थी इन्होंने यात्रा? ये वाली यात्रा उन्होंने 630 ईस्वी में की थी। कब की थी? 630 ईस्वी में की थी। और कितने वर्ष ये भारत में रहते? ये 15 वर्ष भारत में रहते। देखिए, जो हर्ष के काल में कौन आए थे? हेनसांग आए थे। और ये कब आए थे? 630 ईस्वी में। और कितने वर्ष भारत में रहे? 15 वर्ष रहे। और इनका आने का उद्देश्य क्या था? बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए आए थे और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए आए थे यहाँ पे। हेनसांग को, जो हेनसांग थे, जो क्या थे? एक तीर्थयात्री थे। इन्हें राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। जो हेनसांग थे, इन्हें किसके नाम से भी जाना जाता है? राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने हर्ष के शासनकाल में इन्होंने क्या किया? हेनसांग ने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? बुद्धकालीन भारत। किसकी बात कर रहे हैं हम? बुद्धकालीन भारत। बुद्धकालीन भारत में कितने प्रमुख जनपद थे? प्रश्न है आपका, बुद्धकालीन भारत में कितने प्रमुख जनपद थे? 4 ऑप्शन है, ए नंबर 10, बी नंबर 12, सी नंबर 15 और डी नंबर 16। तो जो बुद्धकालीन भारत में प्रमुख रूप से कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 16। तो ये आपका प्रश्न नंबर, जो ये कब 7वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन कौन से 16 जनपद थे इसके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, 5वां वज्जी, मल्लह, चैती, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सुरसेन, अशक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये ऐसे बुद्धकालीन भारत में प्रमुख 16 क्या थे? जनपद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, वज्जी। वज्जी क्या था? वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जिसकी राजधानी, और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। इसकी राजधानी, आपको राजधानी पूछा था, आप बता देंगे क्या थी इसकी राजधानी? वैशाली थी। उसके बाद यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। जो हमारे 16 महाजनपद थे उसमें से एक कौन था? वज्जी था, जो गंगा नदी के उत्तर में आधुनिक बिहार में स्थित था। और ये जो कहाँ था? गंगा नदी के उत्तर में आधुनिक बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी बताई दी आपको, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तुजुक ए बाबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर बताइए। चलिए, क्या है प्रश्न आपका? तुजुक ए बाबरी पुस्तक का लेखक कौन था? ए नंबर बाबर, बी नंबर हुमायूं, सी नंबर गुलबदन बेगम और डी नंबर फिर दोषी। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, बाबर। कौन था? तुजुक ए बाबरी पुस्तक का लेखक कौन था? बाबर था। और इसे बाबरनामा भी के नाम से भी जाना जाता है। ये तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा से भी जाना जाता है। ये क्या थी? बाबर की एक आत्मकथा थी। बाबर की क्या थी? आत्मकथा थी। कौन सी? तुजुक ए बाबरी। ये बाबर की क्या थी? जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक। और बाबर कौन थे? बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। और उनकी आत्मकथा कौन सी थी? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। इसमें जो भाषा उपयोग की गई थी, चगताई तुर्की भाषा लिखा था बाबर ने इसे में। कौन सी? चगताई तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। और जो फारसी अनुवाद था इसका, अकबर के शासनकाल में इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया है, जिसे मिर्जा अब्दुल रहीम खाना ने किया था। देखिए, जो आपकी तुजुक ए बाबरी पुस्तक थी, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? मिर्जा अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और इसका महत्व क्या था?
ये तुजूर बाबरी पुस्तक जो आत्मकथा लिखी गई थी, इसका महत्व क्या था? तो तुजूर बाबरी मुगल इतिहास और उस समय के समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती थी। अन्य जानकारी में बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के ऐसे, आपको एक और जानकारी बता दें कि बाबर और जहांगीर मुगल साम्राज्य के ऐसे दो सम्राट थे जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी थी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य के किसने आत्मकथाएं लिखी थी, तो आप बता सकते हैं बाबर और किसने, जहांगीर ने आत्मकथा लिखी थी। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसका आंसर क्या था? ए नंबर बाबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर इंदिरा गांधी, सी नंबर लाला हरदयाल और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर हरदयाल। ये जो आपको प्रश्न हम बता रहे हैं ये आपके माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपके सिलेबस से संबंधित प्रश्न हैं, सिलेबस के आधार पर ही बनाए गए प्रश्न हैं। तो ये आपका प्रश्न कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा? चलिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 6, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। ए नंबर चौधरी रहमत अली ने, बी नंबर मोहम्मद अली ने, सी नंबर अकबर ने और डी नंबर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। और कब किया था इन्होंने? 1933 में किया था। कब किया था? 1933 में, जो केम्ब्रिज विश्वविद्यालय था उसमें किया था। और ये जो चौधरी रहमत अली है ये केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? छात्र थे, जिन्होंने वहाँ पे अपनी जो एक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद जो उस पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने की बात कही थी। उस पुस्तक में एक पाकिस्तान का अलग राष्ट्र बनाने की बात कही थी। और पाकिस्तान शब्द का अर्थ क्या है? जो पाकिस्तान शब्द है को पंजाब, किससे? पंजाब हुआ आपका, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान, इन शब्दों से मिला, बलूचिस्तान जैसे प्रांतों के नाम के पहले अक्षरों को मिलाकर बनाया गया। तो प्रश्न था आपका पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था तो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? प्रश्न है आपका मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर। सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? प्रश्न नंबर 8 क्या है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में किसका विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जिसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। और उसकी घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो आप बता सकते हैं उसमें 20 जुलाई, उसकी घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और लागू कब हुआ? तो लागू 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। और विभाजन का उद्देश्य क्या था? जो बंगाल विभाजन हुआ उसका उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को विभाजित किया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को विभाजित किया, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच फूट डालना था। विभाजन के बाद क्या हुआ? विभाजन के बाद बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजित किया गया। तो जो आपका प्रश्न था यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आप बता देंगे 16 अक्टूबर 1905 को। और लागू कब हो गया था? ये 20 जुलाई 1905 को लागू हुआ था। और उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और ये मुख्य उद्देश्य उनका था कि हिंदू मुस्लिमों को अलग करना था, जो हिंदू मुस्लिम समुदाय था उनको अलग करना था। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक। यानी ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। जो विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड, इसका कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए आपके? ये हो गए आपके लॉर्ड बेंटिंक। और उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग थे।
इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? ए नंबर डलहौजी ने, बी नंबर बेटिक ने, और सी नंबर विलेजरी ने, डी नंबर वारेन हेस्टिंग्स ने। तो सती प्रथा का अंत जो किया गया था वह था, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बेटिक। किसने किया था? बेटिक, लॉर्ड बेटिंग ने किसका? सती प्रथा का अंत किया था। जो लॉर्ड विलियम बेटिंग है, इन्होंने क्या किया? जो सती प्रथा का समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 1829 में, उन्होंने कितने? बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाया, जिसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बल मिला। यहां सती प्रथा के अंत से संबंधित और कुछ बातें आपको बता देता हूं। लॉर्ड विलियम बेटिंग क्या हुए? लॉर्ड विलियम बेटिंग जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया। और फिर दूसरी चीज, राजा राम मोहन राय ने इसमें क्या किया? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को जागरूक किया, जिससे इस प्रथा को समाप्त करने में मदद मिली। जो 1829 में लॉर्ड बेटिंग ने सती प्रथा का अवैध घोषित करते हुए इस कानून को पारित किया। सती प्रथा क्या थी? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सती प्रथा क्या था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विधवा पत्नी को अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। सती प्रथा का मीन्स क्या होता है कि जो जिसका पति मर जाता था, पति जब मरता था उसकी चिता जलती थी, उसी चिता में उसकी पत्नी को क्या होना पड़ता था? जलना पड़ता था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें विधवा पत्नी को अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? ए नंबर 1191 ईस्वी में, बी नंबर 1193 ईस्वी में, बी नंबर नीचे आ गया, बी नंबर 1192 ईस्वी में, सी नंबर 1193 ईस्वी में, और डी नंबर 1155 ईस्वी में। तो प्रथम तराइन का युद्ध, तो ये युद्ध हुआ था ए नंबर 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें किसके बीच हुआ था प्रथम युद्ध? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और जब द्वितीय युद्ध हुआ, किसका? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पहला युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दूसरा युद्ध कब हुआ? यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का पहला युद्ध, जिसे तरोजी का पहला युद्ध भी कहा जाता है, ये तराइन है। इस तराइन के प्रथम युद्ध को तरोरी का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। ये 1191 में तराइन मीन्स भारत के हरियाणा में आधुनिक तरोरी के पास गौर के मोहम्मद के नेतृत्व वाली हमलावर गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत संघ के बीच लड़ाया गया था। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ? तो 1191 में बता देंगे। द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। और प्रथम तराइन युद्ध किसके बीच हुआ? तो प्रथम तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। और दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ये तराई के प्रथम युद्ध को तरोरी का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध कहां पे हुआ था ये भी बता दें। भारत के हरियाणा में आधुनिक तरोरी के पास हुआ था। और किस किस की सेना के बीच हुआ ये आपको बता ही दिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महान शाखाओं का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथी। कौन सी आएगा? इसका सही आंसर में आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर कौन सा? आपका प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर आ जाएगा चौथी, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है आपका, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महान शाखाओं का उदय हुआ? तो ये आपका आंसर हो गया डी नंबर चौथी। देखिए, बौद्ध धर्म की हीनयान और महान शाखाओं का उदय चौथी बौद्ध संगीति के दौरान जो कुषाण शासक कनिष्क के, कौन से शासक? कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडलवन में 32वीं ईस्वी में आयोजित हुई। चौथी बौद्ध संगनी हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। इस संगीतनी किसने? वसुमित्र ने। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और विभाजन इस संगीति के बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में हीनयान और महान में औपचारिक रूप से विभाजित किया। हीनयान क्या है यहाँ पे? ये हीनयान शब्द का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन संप्रदाय था। हीनयान क्या था? बौद्ध धर्म का प्राचीन संप्रदाय था, जिसकी स्थापना स्वयं बुद्ध ने की थी। उसके बाद महायान। ये महायान क्या है? नए संप्रदाय को महायान बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाने लगा।
तो इस प्रकार से जो आपकी बौद्ध संघनी है इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? हीनयान और महायान जो औपचारिक रूप से विभाजित हुई थी। हीनयान क्या था? हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन संप्रदाय था जिसकी स्थापना स्वयं बुद्ध ने की थी। महायान ये नए संप्रदाय को महायान बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाने लगा और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। वसुमित्र ने इस संगीति की अध्यक्षता की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन हो गए? वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन हो गए? अश्वघोष। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्मम का प्रचार किया? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्मम का प्रचार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। किसके? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए क्या दिया? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची किससे? 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं सूची 1 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें लॉर्ड बेटिंग ने क्या किया था ये आपको मालूम होना चाहिए। लॉर्ड बेटिंग आपको अभी बताया था हमने, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। किसने? लॉर्ड बेटिंग ने। लॉर्ड डलहौजी की ये व्यवगत सिद्धांत 4 नंबर का आएगा। और लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। अभी आपको इसके पहले बताया हमने कि लॉर्ड बेटिंग कौन है, तो सती प्रथा का उन्मूलन किया। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी तो ए का क्या हो गया? 4, बी का क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, ए का आ जाएगा आपका 3 लिखने में से यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3, 4, 2, 1। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पे ABC 4 ऑप्शन दी, इनमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 3, 4, 2, 1। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित क्या है वह आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी आपको मालूम होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन ने। जो भारत एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था जिसका बंगाल पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया, राजा राम मोहन राय ने। कब किया था इन्होंने? जो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो उसके बाद आर्य समाज की, तो आर्य समाज की किसने किया था? तो इसका दयानंद सरस्वती ने किए थे। देखिए ब्रह्म समाज का कौन हो गया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। उसके बाद दूसरा था आपका सही क्या होगा इसका? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट है। तो यहाँ पे जो प्रश्न था, आपको प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो ए नंबर में दिया ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सुमेलित नहीं है, तो ए नंबर भी रॉन्ग है। आर्य समाज की राजा राम मोहन राय ने, नहीं, ये भी रॉन्ग है। रामकृष्ण मिशन की लाला लाजपत राय, ये भी रॉन्ग है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एनी पेशेंट, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। और आपको ये भी बता दिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? तो ये 1828 में की थी। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कब की थी? 1875 में की थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की इनने? 1897 में। तो इसका सही आंसर आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, हरिहर और बुक्का ने। देखिए जो विजयनगर के राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने साल 1336 में की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1336 में। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। ये जो थे हरिहर और बुक्का, ये भाई संगम वंश के थे। और ये जो हरिहर और बुक्का थे किस वंश के थे? संगम वंश के थे। हरिहर और हक्का, हरिहर को हक्का, जो हरिहर है इसको हक्का के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ मैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। यह राज्य कौन सा? विजयनगर राज्य या साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित था
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हप्पी थी। और जो आपका जो विजयनगर है, ये विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी? हप्पी थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सालू, तुलु, अरविद्दु। तो इस प्रकार से आप जो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी ये पूछ सकता है, किसने की थी ये पूछ सकता है, कहाँ की गई थी, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे की गई तो ये पूछ सकता है। यह राज्य किस प्रायद्वीप क्षेत्र में, तो भारत के दक्षिण प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित है और इसकी राजधानी हप्पी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कह रहा है? राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गोविंद तैती। गोविंद तैती क्या थे? राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था पूछा है, तो ये थे गोविंद तैती। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो अभिनव भारत का जो संस्थापक था वह था वीर सावरकर। कौन थे? वीर सावरकर। एंड डी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1905 में की थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी स्थापना। तो बताई दी आपको स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। तो यहाँ पे वीर सावरकर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो कब प्रारंभ की थी? 1904 में। प्रारंभिक नाम जो था उसका मित्र मेला। अभिनव भारत का प्रारंभिक नाम क्या था? मित्र मेला। आपसे पूछ सकता है कि अभिनव भारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं मित्र मेला। और उद्देश्य क्या था? अभिनव भारत जो नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। यह संगठन कई क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा था। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसकी शाखाएं थी और सावरकर के कानून का अध्यक्ष होने के बाद इसे लंदन में भी विस्तारित किया था। यह आपका प्रश्न नंबर 18 का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? प्रश्न क्या है आपका? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन, जिसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है, साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। कब आया था ये? 3 फरवरी 1928 को कहाँ आया था? भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉन साइमन ने की थी। किसने की थी? जॉन साइमन ने की थी। गठन, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों को अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। गठन कब हुआ? देखो वो आया कब? 28 में आया था, लेकिन उसका गठन, जो उसका गठन हुआ था, गठन कब हुआ था? गठन 1927 में हुआ था। गठन 1927 में हुआ था। और जो साइमन कमीशन जो भारत आया था, उसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना और भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सुझाव देना था। उसके अध्यक्ष आपको बता दिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य के ना होने के कारण, जो साइमन कमीशन बना था उसमें किसी भी भारतीय सदस्य के ना होने के कारण भारतीयों ने इसका व्यापक रूप से विरोध किया और इसे श्वेत आयोग भी कहा। इसे क्या कहा? श्वेत आयोग कहा। क्यों कहा आयोग? श्वेत आयोग क्यों कहा था? कि जो साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य के ना होने के कारण भारतीयों ने इसका व्यापक रूप से विरोध किया और इसे श्वेत आयोग भी कहा। रिपोर्ट, साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे साइमन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। साइमन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे साइमन रिपोर्ट भी कहा जाता है। और इससे और कुछ बातें जुड़ी, जैसे इस मिशन में साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था के दौरान जो लाला लाजपत राय जी है, लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज जो हुई थी पुलिस द्वारा, उस लाठीचार्ज में चोट आई और उनकी मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं किसकी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। ये आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नियोजित नगर योजना और जल निकासी प्रणाली थी, जो उस समय की सभ्यता में अद्वितीय थी।
नियोजित नगर योजना हो गई, जल निकासी हो गई, ईंटों से, और उस टाइम पे जो सिंधु घाटी सभ्यता की उस विशेषता में ईंटों से बने भवन थे, विशाल स्नानागार थे, अन्नागार थे, व्यापार, कला, संस्कृति, धार्मिक जीवन, ये सभी चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर तांबा। जो मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा, जिसे टोकन मुद्रा भी कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा क्या कहते हैं? टोकन मुद्रा भी कहते हैं। टोकन मुद्रा भी कहा जाता है। पीतल और तांबे जैसी धातु से बनी थी, और ये किससे बनी थी? पीतल और तांबे जैसे धातुओं से बनी थी, जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया गया। तो जो मोहम्मद तुगलक ने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, और जो सांकेतिक मुद्रा कब जारी की गई थी? 1330 में। कब जारी की गई थी? 1330 में जारी की गई थी। उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था, यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि वह अपनी विजय योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य की आय बढ़ाना चाहता था और सोने चांदी की कमी थी। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 18 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि जो थी कब किसके बीच हुई थी? तो 1665 में पुरंदर की संधि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, शिवाजी और जयसिंह। पुरंदर की संधि 1665 में जो हुई थी किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। और कब हुई थी? समय क्या था? 11 जून 1665। 11 जून 1665 में हुई थी। पक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज, मिर्जा राजा जयसिंह, ये जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा शासक थे, और मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे? मुगल सेनापति औरंगजेब की ओर से थे। संधि के परिणाम, अब उसके संधि के परिणाम क्या हुए? शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंपने के लिए सहमत हुए, जबकि मुगलों ने 12 किलों पर शिवाजी की अधिकार को मान्यता दी। क्या हुआ? देखिए, पुरंदर की जो संधि हुई थी वो किसके बीच हुई? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। और उसके परिणाम क्या हुए? शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंपने के लिए सहमत हुए, जबकि मुगलों ने 12 किलों पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ 5000 सैनिकों की शाही सेवा के लिए आपूर्ति करने का वादा किया। शिवाजी ने किसी भी मनसब को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पर सम्राट की ओर से लड़ने को वादा किया। संधि में कुछ गुप्त धाराएं भी थी जो सम्राट की ओर से बीजापुर के खिलाफ युद्धों में शिवाजी की भागीदारी का प्रावधान करती थी। तो जो आपकी प्रश्न था, पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई? तो उसका उत्तर तो हो गया शिवाजी और जयसिंह के बीच। और कब हुई थी? 11 जून 1665 में हुई थी। और उसमें आप संधि के परिणाम भी आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे भारत, वह आपको बताना है यहाँ पे आंसर में। सोचिए, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है। सबसे पहले कौन आए? डच के बाद पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज आए। और इन चारों के बीच जब संघर्ष होते रहा, संघर्ष होने के बाद अंग्रेज विजयी हुए, और अंत में अंग्रेजों ने भारत पे अपना शासन कायम किया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 पढ़िए। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की उपाधि है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान राजा थे जिन्होंने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के एक महान राजा थे जिन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त ने सैन्य अभियान और उनकी विजय ने उन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दिलाई। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। पंचतंत्र किसने लिखा था? अगला प्रश्न है आपका, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था।
देखिए पंचतंत्र जो जानवरों की कहानी का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। पंचतंत्र क्या है? जानवरों की कहानी का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था और भारतीय पशुतंत्र कथाओं का संग्रह है। इसकी मूल भाषा क्या थी? पंचतंत्र की संस्कृत थी। और इसको कब लिखा गया था? 3वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। उद्देश्य क्या था? नीति और नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना। पंचतंत्र लिखने का उद्देश्य क्या था? नीति और नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से राजा और राजनेताओं के लिए। ये आपका प्रश्न नंबर 23 जो पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर आ गया विष्णु शर्मा ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, चांद बीबी रानी थी। प्रश्न क्या है आपका? चांद बीबी रानी थी। कहाँ की रानी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचो। चांद बीबी एक साहसी योद्धा और शासिका थी जो अहमदनगर सल्तनत की शासिका थी। किसकी थी? अहमदनगर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना। जैसे चांद बीबी एक साहसी योद्धा और शासिका थी जो अहमद सल्तनत की शासिका थी और उसने 1595 में मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की थी। चांद बाई कौन थी? तो आपको बता दिए। चांद बीबी है अहमदनगर के राजा हुसैन निज़ाम शाह की बेटी थी और बीजापुर सल्तनत की रेजिडेंट थी। अहमदनगर की रक्षा कैसे की उन्होंने? 1595 में मोहम्मद सम्राट अकबर की सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, तब चांद बीबी ने बहादुरी से अहमदनगर की रक्षा की। चांद बीबी घोड़सवारी और युद्ध कौशल में महारत हासिल थी और वह एक कुशल शासक थी। चांद बीबी ने 1580 से 1590 के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के अल्पमत के दौरान बीजापुर सल्तनत की रिजेंट के रूप में कार्य किया। 1595 से 1600 में भतीजे बहादुर शाह के अल्पमत के दौरान अहमदनगर सल्तनत की रिजेंट के रूप में कार्य किया। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 जो है यहाँ पे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 25 क्या है। प्रश्न नंबर 25 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 है और ये सूची 2 युद्ध के नाम है और वर्ष। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यहाँ पानीपत आएगा, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध। थोड़ी पेन नहीं चल रहा, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इसको आप पानीपत का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे और इसको घाघरा का युद्ध पढ़ेंगे और इसे खांडवा का युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ये 3 नंबर का। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका इसको देख लेना है। पहले हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बता देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। यह युद्ध पानीपत के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इस जीत के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। पानीपत के पहले युद्ध की खास बातें क्या थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस युद्ध में बाबर की सेना बारूदी, आग्नेयास्त्रों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना के पास तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी और धनुष बाण जैसे हथियार थे। इस युद्ध में युद्ध मैदान पर इब्राहिम लोदी की मौत हो गई। इस युद्ध के बाद लोदी वंश के शासन का अंत हो गया। पानीपत में हुए अन्य युद्ध, जो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो था द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अब घाघरा का युद्ध, इसके बाद आपको घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और अफगान राजा महमूद लोदी के बीच हुआ था। तो ये घाघरा का युद्ध कब हुआ है? 1529 में हुआ है। और खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सागा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया। तो ये आपका खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। तो ये आपने इस प्रकार से सुमिलित कर लिए। आप इसमें देखेंगे, आप इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा वह देख लीजिए। तो इसका सही आंसर आपका अभी आपको मिलान करके हमने बताया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1, क्योंकि आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा होने वाली है विषय सामाजिक विज्ञान की, उसका विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत खंड 1 इतिहास के यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बता रहा हूँ। ये पहला मेरा प्रैक्टिस सेट था। इसी प्रकार मैं आपको अन्य प्रैक्टिस सेट भी बताते जाऊँगा और इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल कौन सा चैनल आइडियल देव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए जिससे अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है।